सब इतने इतने सीरियस क्यों हुए हुए? आपने जबरदस्ती मुझे बिठा दिया है। आदाब। आपको भी आदाब। बकरीद आने वाली है, थोड़ा जोशो खरोश तो होना चाहिए। बकरीद में सब एक्साइटेड होते हैं। बचपन में इंसान को गाय बकरियों से फैसिनेशन होती थी, अब बहुत देखनी गाय बकरी। मैं तो अपने घर में कहता हूँ कि बदमजा खानों का सीजन आई। आई एक्चुअली लाइक कभी जंगले पे नहीं चढ़ा गाड़ी? कभी नहीं, मैं कभी सुजुकी पे नहीं चढ़ा। आई एम नॉट लाइक दैट। मैं तो तकरीबन रोज ही चढ़ रहा हूँ इसके ऊपर आजकल। मोहल्ले में सबसे खतरनाक बकरे हमारे यहाँ, क्योंकि उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई भी होती थी। मैं समझ गया आपकी बात, आप लोग भी समझ गए होंगे। कभी गाय शायद भागी? मैं तो कभी गाय की रस्सी नहीं पकड़ता था। द बॉयज ऑफ कराची, अ लॉट ऑफ देम आर रिस्क टेकर्स, दे आर डम्ब। अभी कोई रिसेंट अंकल की आई थी, वो देखा था? बैल चचा वाली। हाँ चचा, क्या क्लासिक कराची माइंडसेट है वो। घुस जाओ, हार नहीं माननी। आ बैल मुझे मार। नहीं, कुत्ते वाली बात बताई। आप क्यों चाह रहे हैं? मतलब बिला वजह की कंट्रोवर्सी नहीं। स्ट्रे डॉग्स का मेनेस है, इफ नीड बी दे शुड बी कल्ड। आई डिसएग्री विद इट। ये हमारी सूडो या मिसप्लेस्ड ह्यूमैनिटी। सर मैं जहाँ रहता हूँ आपको पता है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मेरा आना जाना भी रात के 3-4 बजे का है। 15-20 कुत्ते लाइन लगा के खड़े होते हैं मेरी बाइक के आगे। जैसे ही आप गुजरते तो कहते हैं इलाके गए छोड़ो जाना। आई हैव नो इश्यूज इन दैट। 15-20 लाइन लगा के खड़े होते हैं। हल्का सा अगर मेरे पीछे आते भी हैं, मैं बाइक रोक लेता हूँ, उनकी तरफ देखता हूँ, कुछ नहीं कहते, पीछे हट जाते। वो क्या कहते हैं? ओ हसनैन। वो भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी और एड फन के एक और मज़ेदार से पॉडकास्ट में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जो कि कुछ पहले भी आ चुके हैं आपके सामने और कुछ जो हैं वो नए हैं हमारे चैनल के ही सब, और कुछ बाहर से आए लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग हैं जो कि आप पहले भी देख चुके हैं हमारे चैनल पे। आज का हमारा ये पॉडकास्ट बेसिकली है ही बकरीद के हवाले से, ये है बकरीद स्पेशल। तो आज कुछ ऐसी मुनफरिद और मज़ेदार बातें आपको सुनने की मिलेंगी हम सब की ज़िंदगियों में से। और यहाँ पे सारे लोग जो बैठे हैं ना, वो बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। तो ये बात तो तय है कि भाई आप लोगों को मज़ेदार सा कंटेंट मिलने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, हमारे साथ वैसे ही पहले मौजूद हैं उसामा, हमारे क्रिएटिव लीड। यहाँ हमारे एडसेंस चैनल के लीड मौजूद हैं बिलाल भाई, और वन एंड ओनली आप पहले ही जानते हैं, हमारे साथ एक पॉडकास्ट में आप देख चुके हैं, ओ हसनैन। तो हसनैन, आपसे ही शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आदाब। आपको भी आदाब। बिलाल भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कितना ठीक है ये तो पता चलेगा बाद में। ठीक है, पॉडकास्ट खत्म होने के बाद। ठीक है। उसामा, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। सब इतने इतने सीरियस क्यों हुए हुए? क्या बात क्या है? बकरीद आने वाली है, थोड़ा जोशो खरोश तो होना चाहिए। बकरीद में सब आप एक्साइटेड शरारत होते हैं। करें, बकरीद में फिर भी हमारी शरारत करने की जरूरत है। आप शरारत करेंगे तो फिर हमारे अंदर से वो जज्बा बेदार होगा। ठीक है, चलिए भाई। बाज़ एक्चुअली इशू ये कि आजकल बकरीद बहुत महंगी हो गई है, बात तो तो सही है, उस बात का थोड़ा दुख है। सच बात है। वैसे वाकई बड़ी एक आपने सीरियस बात कर दी, लेकिन दुख है। अच्छा, मैं सीरियस इसलिए हूँ कि आपने जबरदस्ती मुझे बिठा दिया है। तो ठीक है। और मौजू भी बकरीद, अभी मुझे अभी तो नहीं, 12 घंटे पहले पता चला था। मौजू पहले कुछ और था, वो भी आपका इरादा है कि इस गुफ्तगू में उसको भी शामिल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैं तो अजीब क्या कहते हैं, दिमाग मेरा भाई देखिए बिलाल भाई, सा हुआ है कि भाई क्या देखिए, बात होगी। और हाँ हमारे इस चैनल का तो मामला यही है ना, हाँ ठीक कि हम तय बिल्कुल एंड में करेंगे, और फन है तो फन करेंगे। अच्छा। तो इसमें पहले से कुछ तो- चीज़ें डिसाइड करने की क्या जरूरत है? मुझे यकीन है कि आप भी और बहुत अच्छा जहाँ तक बकरीद का ताल्लुक है तो मैं इंडिफरेंट होता हूँ। तो ओके, ऐसा क्यों? बस बचपन में इंसान को गाय बकरियों से फैसिनेशन होती थी, अब बहुत देखनी गाय बकरियाँ। ठीक है हसनैन, आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि जैसे इनको 12 घंटे पहले पता चला है, मुझे कुछ मिनट पहले पता चला है, बट आई एम रेडी। यार ये सब बताने की क्या नहीं, वो जरूरत है? आप इसलिए मेरी बताने बोल की ज़रूरत है, सब वो पकड़- इसलिए बताने की हाँ। ज़रूरत है कि आई एक्चुअली लाइक्ड इट मोर, ओके। बिकॉज नाउ व्हाटएवर आई हम्म। विल से हाँ, सबसे सही अच्छी बात यही है हाँ कि So जो हो रहा है बकरे- भाई सच है ये। हाँ, जो बकरीद जो है वो एक ऐसा त्यौहार आता है हर साल में कि जब लड़के और लड़कियां, मर्द ख़वातीन, तमाम अफराद गली में यकजा होते हैं और वो जमा होकर बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ डिस्कस होती हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। और बात सिर्फ गाय और बकरे तक नहीं रहती, बात रिश्तों तक जाती है, बात दोस्तियों तक जाती है, बात लाइफ लॉन्ग उन कसाइस की तरफ जाती है कि जिसके बारे में लोग बाद में कहते हैं यार हम तो सिर्फ गाय देखने गए थे लेकिन घर कुछ और लेकर आ गए। हैं? अरे भाई ये तो मुझे वो इंडियन शार्क टैंक के वो याद आ गए। एक
शार्क का नाम क्या था, मेरे ध्यान से नाम निकल रहा है। मित्तल नहीं, जो चश्मे वाले होते हैं। अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल, जी। राइट। नहीं, बल्कि वो नहीं है, दूसरे हैं। शादी.com वाले कौन है? अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल ही जी। है प्रॉब्ली। आपने तो उनका ही वाला नक्शा खींचा है बकरीद का। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। आपने कहाँ देखा, आप मुझे बताएं। हर जगह, कहाँ? गली गली। अच्छा, एक रियलिटी होती है जो आप लोगों के सामने होती है एज इज, एक रियलिटी होती है जो परसीव्ड रियलिटी होती है, कि आप दर पर्दा देखते हैं कि देयर आर लेयर्स टू दिस व्हाट आई एम सीइंग। तो मेरे अंदर ये सलाहियत शायद हालात वाक़यात ने पैदा कर दी है कि व्हेनेवर आई एम ऑन द स्ट्रीट एंड आई सी कि भाई लोग एक्चुअली गाय देखने आ रहे हैं या कुछ और चल रहा है, तो उसमें दर पर्दा बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ। उस पर हम बात करेंगे खुल के, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। एंड आई थिंक यही हुस्न है त्योहारों का, कि आम मंजरनामे पे आपको नज़र आता है कि शायद हर चीज़ का ताल्लुक जो है वो इस स्पेसिफ़िक कुर्बानी के दिन से है, या जैसे बहुत सारी महाफिल होती हैं और त्यौहार होते हैं। बसंत हो गई, अब बसंत में आपका ख्याल ये होगा कि शायद सब लोग पतंग उड़ाने के लिए छत पे जा रहे हैं, लेकिन उस पतंग उड़ाने के पीछे सबकॉन्शियसली बहुत सारे मोटिव्स भी होते हैं। तो द यूथ एंड इवन नॉट द यूथ, एवरीबडी considers all these events and festivals as a Opportunity? as an excuse to connect with each other. अब Okay. connect on various For whatever reason. whatever reason. ओके, ठीक है। It happens. बट ये एक आप कहते हैं कि त्यौहार जरिया बन रहे हैं लोगों के आपस में गठजोड़ का, हाँ, यही मकसद है। सोशलाइजेशन। ह्यूमंस ने जब अपनी मनाजिल तय की एवोल्यूशन की, तो उसमें इंसानों ने कल्चरल एवोल्यूशन का तकाजा ये था कि आप इस किस्म के त्यौहार जो है वो हमें जोड़ें, और इसीलिए ये ज़िंदा रहे। अगर तो ये त्यौहार जो हैं वो नहीं होते तो हम इंसानों में, या अगर इनमें वो सलाहियत ना होती लोगों को जोड़ने की, तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके होते। अग्री करते हैं आप इसकी मैं सबूत दूंगा, एक सेकंड, आई एम सॉरी। क्रिसमस इस वक्त यूरोप में और अमेरिका में मजहबी रुझान ख़त्म हो गया है, वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है, ठीक है। या सिर्फ वो कल्चरल क्रिश्चियंस हैं, चर्चेस खाली हैं, लेकिन क्रिसमस पे हर इंसान सेलिब्रेशन करता है, सही क्योंकि क्रिसमस एक कल्चरल सिंबल है, ओके, रिलीजियस सिंबल नहीं रहा। सही है। आज भी मैं समझता हूँ कि जितने भी मज़ाहिब के जितने भी त्यौहार हैं वो कल्चरल सिंबल्स बन के जिंदा है। सही है। तो दैट्स द पॉइंट। आई थिंक कल्चर वाली जो ने बात बोली है, पाकिस्तान में ये कल्चरल इवेंट है, मगर इंटरनेशनली इसको कल्चरल इवेंट नहीं कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली मैं इनफैक्ट वहाँ पे भी बात कर रहा हूँ, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसमें ये रिलीजियस ही एक हद तक रहता है, मतलब उसकी एसेंस रिलीजियस ही रहती है। हाँ, क्योंकि वैसे तो ये बात है ही नॉर्मली। देखें, इसका ओरिजिन तो वही है ना, ज़ाहिर है एक रिलीजियस आपका ऑब्लिगेशन है तो आप उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। कल्चरल एस्पेक्ट उसका है, ज़ाहिर बात है। देखें, एक ही चीज़ है, दुनिया भर में हो रही है, हर बंदा उसको अपने त्यौहार या उसको अपने जो है वो तरीक़ेकार से करेगा, वो हर जगह। उसामा, आपको पहले ही पता है कि भाई अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी यूएई में गुजारी है, तो ही हैज़ बेटर आइडिया कि वहाँ पे किस तरीके से गुजरती है। अभी हम उस साइड पे भी आएंगे कि कितना फ़र्क है हमारी पाकिस्तान की बकरीद में और वहाँ की बकरीद में, और ये भी पूछेंगे आपसे कि अच्छी लगती है बुरी लगती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं हसनैन, कि आपका पहला इंटरेक्शन जो है अपनी लाइफ में बकरीद का किस चीज़ से रहा? मतलब वो जानवर क्या था, कौन सा जानवर आया आपके घर पे, कोई फैसिनेशन हुई, आप खुद गए लेने, क्या था, क्या वो पूरी किस्सा बताएं। बकरे आते थे हमारे यहाँ, और मोहल्ले में सबसे ख़तरनाक बकरे हमारे यहाँ। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि उनका जो है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई भी होती थी। इससे क्या मुराद है? आप खुल के बोल सकते हैं। आप कहते हैं मैं ढका छुपा नहीं बोलता। नहीं, मैं मतलब आप तहजीब बकरे आते थे आपके? हाँ, तो आप कह लेना भाई, ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ। मुझे नहीं पता ये टर्म लोग किस सेंस में ले जाएं, लेकिन बगैर छेड़छाड़ के बकरे आते थे। जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग भी समझ गए होंगे। हाँ। अच्छा, तो वो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की होती थी इसलिए वो मार कुटाई करते थे या वो सब कुछ करते? अच्छा, ठीक है। तो होता ये था कि हम छोटे छोटे बच्चे थे और हम लोग सब जमा होते थे कजन्स, और हम गाड़ी में बैठकर वहीं जाया करते थे। कहाँ, मंडी? हाँ, वहीं। कौन सी, मेन मंडी जाते थे? जी, मेन सोराब रोड। सही। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता था। सब बच्चे, हम सब एक ही उम्र के कजन्स थे, तो सब कुछ करके 2-3-4 घंटे गुजार के फिर जो भी पसंद आता था वो सुजुकी, लेकिन मैं कभी सुजुकी पे नहीं चढ़ा। अच्छा, कभी नहीं। सही। आई एम नॉट लाइक दैट। तो आप कहाँ बैठ के आते थे? मैं गाड़ी में बैठ। अच्छा, आगे बैठ के आते? नहीं, गाड़ी में ही, मतलब अपनी गाड़ी जो जाती थी। अच्छा, आप गाड़ी में अलग से जाते थे? यार, तो फिर तो आपने मज़ा ही नहीं किया। बिलाल भाई, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा?
नहीं, आप कभी नहीं गए? 1-2 दफ़ा गया हूँ मंडी, वो भी सिर्फ तजुर्बे के लिए कि सब क्या है वो चीज़ के, इसके लिए सारे कजन्स पूरे साल पागल रहते हैं। सही एक है, दफ़ा हम भी चले गए, ठीक है। बस गाय बकरियों में गुजर के डर लगा? बचाते हुए। नहीं नहीं, डर नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, आराम। और वो पूरी पलटन जाती थी। सही है। हमारे एक मामू हैं, वो उसके सरबराह होते थे, और फिर मेरे ख्याल है 8-10 कजन्स, तो उसमें एक आध दफ़ा मैं भी चला गया। और तो आप भी जो है वो हसनैन की तरह अलग से गाड़ी में बैठ के आते थे या वही जंगले पे लटक के आते? नहीं, जंगले पे तो कभी मैं भी गई एक आध दफ़ा हूँ, तो मैं गाड़ी में ही आया हूँ उधर। हाँ, वो भी अलग गाड़ी में? नहीं, 1 या 2 ही गाड़ियाँ जाती होंगी, अलग गाड़ी से क्या मुराद है? यानी कि एक तो वो जंगले वाली सुजुकी होती है जिसमें एक ही बंदे को जगह मिलती है आगे बैठने की, ड्राइवर के बराबर। लोग हाथ पे नहीं हाथ नहीं, बैठे हुए मैं होते हैं, मैं किसी के जब हाथ गया में था तो मैं बैठा इतना हुआ बड़ा नहीं था, मैं होऊंगा 10-12 साल का होऊंगा मैं, सही है, ठीक है, तो किसी के साथ ही गया, मुझे बस वो कोई बहुत ज़्यादा याद भी नहीं। ठीक है, सही है। तो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका? कभी जंगले पे नहीं चढ़े आप गाड़ी के? नहीं, ओके, उसामा आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो तकरीबन रोज ही चढ़ रहा हूँ इसके ऊपर आजकल। आज भी? हाँ, जी जी, ये देखे यार, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बकरे सप्लाई करते नहीं 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 भाई, ये क्रिएटिव लीड है, बकरों का तो कोई लेना देना ही नहीं, दूर दूर तक तो आते हैं। आप मंडी जाते हैं रोज? हाँ, वो हाँ, often तकरीबन ले आजकल जाते हैं। बना हुआ ऐसा है। नहीं, एक्चुअली कहानी ये है कि मैंने तो ये सब कुछ मिस आउट किया था बचपन में, और हम लोग तो एकदम ही सेपरेटेड थे इससे। यूएई के अंदर आपको शायद आइडिया हो कि वहाँ पर जो है वो बहुत तरीके से होता है। एक छोटी सी जगह, वहाँ पर आपकी गाय होती है, स्लॉटर हाउस जाती है, वहाँ पर कटती है। बचपन में मुझे याद है मेरे वाले साहब जाकर खुद अपने हाथ से काटते थे, बड़ा एक ऑनर थे उनका। अच्छा, ये अलाउ करते हैं वो? पहले करते थे, अब नहीं करते। अब तो और एक्सट्रीम हो गया, अब तो आप शायद दूर दूर से देख रहे हो तो ये हमारा जानवर जा रहा है, बस बस दैट्स इट। बस। तो हम लोगों ने बहुत मिस आउट किया था इस चीज़ को। जब अब होता है तो हम तो एकदम तो क्रेजी ये हो क्या जाते हैं। सिस्टम है? जैसे आप शुरू से लेके एंड तक पूरा एक ज़रा प्रोसेस बताएंगे कि अब मैं वहाँ रह रहा हूँ, मैं मुकीम हूँ, ठीक है, और मुझे कुर्बानी करनी है, तो मैं कहाँ जाऊँगा पहले से लेके आखिर तक जो मुझे गोश्त मिल रहा है? अच्छा, पहले होते थे गवर्नमेंट की जगह बहुत सारी, जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एक गाय ख़रीद लिया आपने, गोट ख़रीद लिया, कुछ भी ख़रीद लिया, वहाँ पर जाकर आप उसको खड़ा कर देते थे। मगर वो गवर्नमेंट ने काम ख़त्म कर लिया। अब आगे हैं प्राइवेट फार्म हाउसेज़। ऑलराइट, सही है, तो वो फार्म हाउसेज़ आउट ऑफ द सिटी होते हैं बहुत ज़्यादा। सही। तो लोग क्या करते हैं, ख़रीदते हैं, वहाँ पर रखते हैं, फिर बकरीद वाले दिन पे ही जाते हैं, वहाँ से उसको कटवाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर 2 तरीके हैं, अगर पैसे हैं आपके पास तो वहाँ से ऑफिशियल स्लॉटर मैन लेकर आएँ जो आकर काटेगा सब कुछ। अक्सर जो होते हैं वो लोग इलीगली लेकर चले जाते हैं कि उसको छोटी छोटी बोटियाँ करवानी, कुछ करवानी है। ओह, तो ये 2 तरीके होते हैं इसके। अच्छा, ये भी लीगल और इलीगल मामला है वहाँ? थोड़ा एक्सप्लेन करें। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में होता है ना कि जैसी बकरीद आती हर बंदा कसाई बन जाता है। हाँ, मतलब आपका मैकेनिक भी कसाई बना जी हुआ जी है, जी, आपका पान वाला मौसमी भी। कसाई कहलाते हैं ना, वो जाहिर बात। वहाँ पर भी ना लोग ऑब्वियसली वहाँ पर भी पाकिस्तानी हैं, हमारे इंडियन भाई हैं, अफगानी भाई हैं, बंगाली भाई हैं, उनका भी यही सेम कल्चर होता है कि अच्छा, फटाफट आके भाई बकरीद आ गई, छुरी निकालो, बिस्मिल्लाह करो, ठीक जहाँ है, पर भी मिल के। और पहले खुले आम भी होती थी, मतलब ओके। जब मैं बहुत छोटा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर ये इलीगल हुई है। ओके, तो आप कोई भी वहाँ पे मौसमी कसाई नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, अगर आपने कसाई भी बनना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऐसे ही है, उसका पूरा लाइसेंस है। लाइसेंस है उसका। ओके, तो मतलब वहाँ कोई मौसमी अब कसाई मौजूद नहीं है? इलीगली है अगर हाँ, मतलब लीगली हाँ, कोई नहीं लीगली है। तो नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो आपने जानवर खरीद लिया फार्म पे, फार्म से मैंने जानवर ले लिया, अब जब बकरीद का दिन आया, अब क्या है, अब क्या करना है मुझे वहाँ पर जाना है, आपको टोकन मिलते हैं। आपके सही। टोकन के हिसाब से होता है कि भाई आपका टोकन नंबर फॉर एग्जांपल 67 है, तो 67th आपका नंबर है, आप जाएं और ओके, ठीक है, जाएगा आराम। बस आपको गोश्त मिलेगा, आप लें हाँ, और लेके लेके वापस चले आ जाएं। ठीक है यार, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, साफ़ सुथरी सी एक चीज़ है। अच्छा, वापस पलट के आते हैं कि हसनैन, आप क्या जानवर, बकरे ही आते हैं, अब भी बकरे आते हैं? नहीं, अब हम हिस्सा करते हैं मस्जिद में, और पहले हमारे यहाँ बकरे आते थे, वो इसलिए क्योंकि हम छोटे थे, हम देखभाल कर सकते थे। सही है, ये बात आवाम को समझनी चाहिए कि जानवर एक ज़िम्मेदारी है, ओके, ठीक है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक तमाशा नहीं है। सही है, तो ये आपको अपने घर के बाहर तकरीब लगा के, टेंट्स लगा के, मजमा जमा करने का अगर शौक़ है, ठीक है, अगर आप ख्याल रख सकते हैं उसका। मेरे घर में हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, तो पूरा दिन हम सिर्फ दिखावे के लिए जानवर ला के बांध दें और उसको खाने पीने का ख्याल कोई ना करे, और सफाई का ख्याल, और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो इससे कई बेहतर है कि हम वो ज़िम्मेदारी आउटसोर्स कर दें किसी और को, और अच्छा, ठीक। कुर्बानी में भी पार्टिसिपेट कर लें। सही है, बिल्कुल सही है। और ये एक स्टिग्मा है बहुत ज़्यादा लोगों में कि यार हिस्सा लेने वाले लोग तो शायद जस्ट बी जान छुड़ाते हैं रियलिस्टिक, अपनी। जस्ट बी रियलिस्टिक, जान छुड़ा रहे हैं अपनी। और वैसे भी अगर आप इवन रिलीजियसली भी देखें तो अल्लाह ने क्लियरली कुरान में कहा है कि जो गोश्त और खून है वो दरकार नहीं है, वो आपका खुलूस दरकार है। तो आप जो ये शामियाने लगा रहे हैं
और ये जो आप पूरी एक्सपो सेंटर बना रहे हैं अपने घरों के बाहर, तो ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर कुर्बानी टू गेट कबूल। नहीं तो ये तो ज़रूरी क्या, ये तो कंडेम होने लायक है। आज के दौर के अंदर जो हो रहा है, पूरी एग्जीबिशन लगी हुई होती है और कराची के तकरीबन हर इलाके में लोगों को अब लोगों के घर तक पता है कि कौन साहिब हैं जो इस तरीके का पूरा एक मेला लगाते हैं। फिर उस मेले को देखने के लिए पूरी आवाम उठ के भी तो जा रही है ना। देखिए मसले दोनों जगह मैं सख्त बात करूंगा। आई एम एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, आई कैन टेल यू कि मोस्ट ऑफ दिस गेम इज ब्लैक मनी को वाइट करना। ये जो 40-40 लाख के बैल आ रहे हैं, इन लोगों से पूछें आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, खड़े होकर पूछें। आई एम सॉरी, इफ आई गो आउट एंड आई सी के 45 लाख का बैल खड़ा है, जबकि तुम्हारी गली छोड़कर 40 कच्ची आबादी के घर हैं जिनके बच्चे नंगे पैर सड़कों पर घूम रहे हैं सिग्नल पर, तुम्हें उनका ख्याल नहीं आया। तुम्हें किसी का ख्याल, किसी चीज़ का ख्याल तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम ऐसी क्या है कि 40-50 लाख का बैल आ रहा है तुम्हारे पास, और फिर दे हैव नो इनकम ट्रेल टू शो कहाँ से कमाया, कैसे लेकिन कमा? वो ये भी तो कहते हैं कि भाई जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं, हाँ, तो ये गोश्त तो हम उन्हीं लोगों में तकसीम करते हैं। सही है, कर दें, अच्छी बात है, वाइट भी हो जाता है पैसा। अच्छा भाई यही है। हाँ, तो बहुत कुछ होता है। मैं कभी आपने किसी से पूछा? आई नो दोज पीपल जो 40 लाख का बैल लाकर उसके गोश्त के वैग्यू कट्स करा के रेस्टोरेंट्स को बेच देते हैं पैसे हलाल करने के लिए। दिस इज हैपनिंग इन योर सिटी। सीरियसली दिस इज हैपनिंग इन योर सिटी। और अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल माइंडसेट का ना हो तो फिर तो वो ये करते हैं कि अपने डीप फ्रीज़र, जी, और एक साल तक गोश्त फ्रीज रहता है। मुझे समझ नहीं आता डीप फ्रीज़र, मैंने तो कभी शायद देखा ही होगा डीप फ्रीज़र। व्हाट इज़ दिस? व्हाई डू यू कीप अ डीप फ्रीज़र इन योर हाउस फॉर लाइक एंटायर काउस में डाल देते हैं आप? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें गाय डालें। देखिए डीप फ्रीज़र का रीज़न मैं आपको कोई कुछ भी डाल दें, आप खुद बैठ जाओ उसमें। गर्मी हमारी यहाँ उतनी, आप बैठ भी सकते हैं, लेकिन मसला ये है, मैं आपको बताता हूँ कोर रीज़न कि डीप फ्रीज़र क्यों होता है। नहीं, वो मुझे पता है। तो फिर आप पूछ, मैं उस पर थोड़ी बोल रहा। अब आप इतने अक्लमंद तो हैं, आप इतने अक्लमंद हैं। डीप फ्रीज़र क्यों होता है? आप इतने अक्लमंद हैं कि मैं उसके इस यूज़ की बात कर रहा हूँ कि जो पूरा का पूरा तो सबके डीप फ्रीज़र में गाय थोड़ी पड़ी है। सबके नहीं पड़ी, लेकिन जिनके पड़ी है और पूरे साल चलती है। हाँ देखिए, ये है, ऐसा है कि लोग जो है वो स्टोर करते हैं अच्छा खासा हिस्सा कि भाई हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट हैं, इसका एक पहलू तो ये भी बनता है ना कि भाई जब आप गाय का गोश्त इतना महंगा कर देंगे तो जो बेचारा काट रहा है वो भी तो ये सोचता है कि यार थोड़ा गोश्त मैं अपने लिए रख लूँ। साल भर की आपकी मीट रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। नहीं, साल भर की कहाँ होती है, खैर मुझे नहीं पता इतना कौन रखता है, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं है। डीप फ्रीज़र का तो आपको पता है कि क्यों होता है कराची में। अलबत्ता खैर अब इंपॉर्टेंट बात ये, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अपना, ठीक है, बकरीद के एतबार से। मेरी कोई उस वक्त एज होगी लगभग कोई 7-8 साल के करीब। ठीक है, उस वक्त मैं नॉर्थ कराची में रहा करता था। अगर आपको शायद पता हो, ठीक है, आप नॉर्थ से वाकिफ़ हैं। नॉर्थ कराची में 73 या 74 का जो इलाका है, अंडा मोड़ जो कहलाता है, ठीक है। तो अंडा मोड़ से जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो 74, 73 ये सारे सेक्टर्स आते हैं। तो वहाँ पे हम मुकीम थे। मैं बच्चा था, मुझे बकरों का बहुत शौक था उस टाइम के ऊपर। तो मैं बाकायदा ज़िद करके अपने वालिद से जो है वो बकरे मंगाता था कि भाई बकरा चाहिए है, मुझे पालना है, मुझे उसके साथ उठना है, बैठना है, उसका सारा ख्याल मैं रखूँगा। अच्छा, मैं रखता भी था, मुझे शौक भी था, तो अब्बू कभी मना भी नहीं करते थे। तो एक दफ़ा एक बकरा आया, सफ़ेद कलर का वो बकरा था, और उस बकरे की तबीयत हो गई ख़राब। ठीक है, अब हम बच्चे हैं, ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता कि क्या है, हमारी अपनी तबीयत भी ख़राब हो जाए तो हमें नहीं पता कि क्या है। उसकी तबीयत हुई ख़राब। हमने अब्बू से पूछा कि भाई ये क्या है, ये चल नहीं रहा, खा नहीं रहा, खांसता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्या है, इसको हम परेशान। अब अब्बू ने हमें बताया कि बेटा तबीयत ख़राब है, ठीक हो जाएगा। सर्दियों का टाइम था उस वक्त, बकरीद सर्दियों में आई थी। तो वो हम बकरे को ऊपर लेके आ गए अपने घर के अंदर, ठीक है, और घर की गैलरी में हमने बकरे को बांध दिया। अब सर्दी की वजह से उसको हुआ फ्लू और कफ दोनों। ठीक है, अब हम तो बच्चे थे, हमें तो भाई अपने जानवर से प्यार है यार, हमें जाना है। अब मैं रोज़ जाके वहाँ खड़ा हो जाता था, सुबह वही उठे, नाश्ता वाश्ता सब छोड़ दिया, ठीक है, और खड़े हुए कि भाई बकरे के पास सबसे पहले जाना, उसका खाना पहले होना चाहिए, उसका सब कुछ दाना पानी पहले होना चाहिए, हम खाते पीते रहेंगे, अम्मा चाहे कुछ भी कहती है ना पीछे से। हम जाके वहाँ खड़े हो गए। अब वो खांस ही रहा था, ठीक है, मैं अब्बू का आवाज़ ही दे रहा था, यूँ अब्बू का आवाज़ दे के बस मैंने यूँ किया, उसने यूँ छींक मारी और यकीन माने कि जो कुछ निकलना था ना वो निकला, और वो मेरे फेस के ऊपर था। उसके बाद जो कुछ था वो मुझे तो नज़र नहीं आया, वो वालिद साहब ने देखा कि मुंह पे क्या है। उसके बाद उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि बेटा अब आप जाइए, अम्मी आपको नहला देंगी, बाकी हम देख लेंगे। तो हमारा तो भाई ऐसा रिलेशनशिप रहा है कि हम जानवर से इतने क्लोज थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम आज भी क्लोज होते हैं। हाँ, आज वो बात मैं आपकी मान लेता हूँ कि जिम्मेदारी होती है, ठीक है, आप नहीं निभा सकते तो ना लाएं। तो इसी बुनियाद पे ये भी बता दूं कि अब हमारे यहाँ बकरा नहीं आता, ठीक है। इसी तरीके से
आपकी भी तो कोई ना कोई रियलिटी या फिर यूँ समझे कि कोई याद होगी ना अपने बकरों के साथ, वो बताएं। हाँ, मेरे बकरे मुझसे बड़े अटैच हो जाया करते थे, बहुत ज़्यादा। हम लोग क्योंकि आपको पता है लड़कों में बचपन से आदत होती है ना, दुम मोड़ना, डंडियाँ मारना, पत्थर मारना, पता नहीं हरकतें, भगाना, कान मोड़ना, ये सब मैंने नहीं किया कभी। और बकरों में ये सेंस होता है कि वो फील कर लें कि कौन उनके लिए सेफ़ है, कौन अनसेफ। अच्छा, बिल्कुल होता है, हर जानवर में होता है, बिल्ली में होता है, कुत्ते में होता है, बकरे में होता है, गाय में होता है, हर एक में। तो अब वो बकरा अगर बंधा हुआ है, 4 लड़के आकर, इवन कजन्स भी शरारती तो थे ना, सभी थे, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं उसका। कोई भगा रहा है, कोई ज़बरदस्ती खड़ा कर रहा है, कोई दांत दिखा रहा है अपने दोस्तों को, ये देखो 2 दांत का है, कोई दुम मोड़ रहा है, कोई कान मोड़ रहा है। मैं हमेशा जाके रोक रहा हूँ और रोक के उनको दूर करके, हालांकि मेरी भी उम्र उतनी है, और मैं जाके उसको गले से लगा देता हूँ बकरे को। ओके, तो वो एक एनर्जी फील करता था एम्पैथ है आप। बहुत ज़्यादा। ठीक। तो और ये मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि कोई ये कोई वो चीज़ नहीं है कि वाह यार मैंने किया, इट्स बेसिक ह्यूमन डिसेंसी जो होनी चाहिए आप में। तो उसकी वजह से बकरे काफ़ी अटैच हो जाते थे मुझसे, और फिर इसी वजह से ईद के दिन मैं टोटल बॉयकॉट कर देता था। ओके। तो मैं मतलब जिसे कहते हैं कि ऊपर अपने तकिए में मुंह डाल के रोता रहता था उस बकरे की याद में, और मैं इन तख़य्युलात में था, काश कुछ हो जाए कि बच जाए, काश कुछ हो जाए कि बच जाए। और उसके बाद आई वो यूज्ड टू नॉट ईट द मीट ऑफ दैट। सही है। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन अटैचमेंट से आती थी, बहुत शदीद अटैचमेंट मुझे हो जाती थी, बिकॉज आई वाज द सेवियर। ओके, एक मकसद कुर्बानी का ये भी तो है ना कि आप उस एहसास को समझें। कुर्बानी का एक असल मकसद तो ये भी है कि आप उस एहसास को समझें कि आप अपने जिस चीज़ से आपको इतना लगाव है, जिस चीज़ से आपको मोहब्बत है, जब उसकी कुर्बानी आपको देनी पड़ जाए तो आपको देनी है और आपको कैसा महसूस हो। ये तो एक लेसन है जो हम इससे हर साल सीखते हैं। ये एक वो चीज़ है कि जो हमें सीखनी चाहिए। अलबत्ता आजकल के बच्चे बिल्कुल डिफरेंट हैं, इससे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हैं, अभी भी हैं, ये एक अच्छी बात है। कभी गाय शायद भागी है पीछे? अच्छा, हमारे गाय भी आने लगी थी फिर। अच्छा, गाय के पीछे आप भागे या गाय आपको लेके भागी? मैं तो कभी गाय की रस्सी नहीं पकड़ता था। क्यों? कभी नहीं। आई थिंक इट्स ये सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं, ये वो हिम्मत वाला काम। नहीं, हिम्मत की बात क्या है, बस कुछ लोग होते हैं ना जो रिस्क टेकर्स होते हैं, फालतू के। अच्छा, फालतू। अब जैसे आप देखिए ना लड़के, आई एम सॉरी बट ये मेरा सब्जेक्ट है, द बॉयज ऑफ कराची, दे आर डम्ब, अ लॉट ऑफ देम आर रिस्क टेकर्स। अब रिस्क टेकर को आप इंटेलिजेंस भी कह सकते हो, लिविंग ऑन द एज। हाँ, इस टाइप के। मतलब वो बंदा ना बाइक पे अपने दोनों टांगे उठा लेगा और बाइक चला रहा है, भगा रहा है, सही। उसको फिक्र नहीं है, तो उसको लाइफ की वर्थ का नहीं पता, उसकी माइंड रजिस्टर ही नहीं कर रहा, उसके दिमाग को ये न्यूट्रिशन ही नहीं मिला बचपन से कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वो इस किस्म का निकला। अब वो क्या हरकतें कर रहा है, वो कुछ भी कर लेगा, मतलब वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बाइक यूँ टेढ़ी कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो उससे होगा ये कि इनके दिमाग में ना एहसास मर जाता है। अब एहसास मर गया तो अब गाय पकड़ी इन्होंने और उसको भगा भी रहे हैं। अब इतना सा बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, जिसका कुल मिला के गोश्त 20 किलो भी नहीं होगा उसके जिस्म पे, और वो 2 टन के बैल को भगा रहा है ज़बरदस्ती। और अगर वो बैल बेकाबू हो गया तो उसके पास कोई प्लान नहीं है उसको काबू करने का। ही इज़ एब्सोल्युटली क्लूलेस कि अगर उसने अपनी ताकत दिखाई तो उसकी तो ताकत ही कोई नहीं है। और फिर नतीजा यही निकलता है कि वो बैल अंडरपास में गिर रहे हैं, देखा है आपने वीडियो, और ये हो रहा है। अभी कोई रिसेंट अंकल की आई थी, वो देखा था? हाँ, बैल चचा वाली। हाँ, चचा। क्या क्लासिक कराची माइंडसेट है वो, घुस जाओ, हार नहीं माननी। हाँ, आ बैल मुझे मार। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, लिटरली। हाँ। तो आपको अच्छी लगी थी वो वीडियो? नहीं, हिम्मत वाला काम कहते, बेवकूफ़ी वाला काम कहते? यार मैं ना मुझे ये इम्तिजाज बड़ा अच्छा लगता है, हिम्मत और बेवकूफ़ी का। मैं समझता हूँ कि हिम्मत में किसी हद तक बेवकूफ़ी चाहिए आपको, सही है, वरना 24 कैरेट अक्लमंदी से हिम्मत नहीं पैदा होती। 24 कैरेट अक्लमंदी अगर आपके जहन में है ना, तो आप घर में बैठना पसंद करोगे बहुत सारे मामला। लेकिन हाँ, मैं साथ में जाता था गाय टहलाने में, साथ में खड़ा होकर जाता था। आई यूज्ड टू काम डाउन द काउ। अगर बाकी बॉयज़ हरकतें कर रहे हैं तो मैं उनको रोकने के लिए एक वो कि भाई ये हरकत नहीं करो, वो नहीं करो। फिर मुझे ये भी होता था कि अगर हम पार्क जा रहे हैं तो मैं पार्क नहीं ले जाने देता था। मैं कह रहा था ये पार्क जाएगी गाय। देखें यार, ये मैं 14 साल का बच्चा हूँ, 13 साल का, 10 साल का, 11 साल का, और मुझे ये इतनी समझ है
कि अगर ये पार्क में गाय को ले जाएंगे तो ये पार्क की घास खाएगी, या पार्क के पौधे जिसमें फूल हैं जो कुछ कुछ बजट लगा के डोनेशन लगा के बनता है इतनी मुश्किल से 10 साल में एक दफ़ा, वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा पार्क पहले हीरो से ज़ीरो हो जाता था, डेजर्ट बन जाता था कुर्बानी के बाद। मैं कहता था नहीं ले जाओ वहाँ पे, हम अपने पैसे से चारा ख़रीद के इसको खिलाएंगे। लेकिन वहाँ पे तो लोगों की मुफ्त की वो लगी हुई थी कि गाय भी खड़ी हो रही है पार्क में, और पार्क में वो खा रही है, फूल भी खा रही है, पौधे पत्ते भी खा रही है। तो लेकिन ये कहाँ का पार्क है जहाँ अलाउ करते हैं? मेरी तरफ तो इंसानों को अलाउ नहीं करते अगर वो अकेले। दस्तगीर ब्लॉक 15, दस्तगीर ब्लॉक 15, कोकोनट पार्क, तारिक मोहिउद्दीन पार्क, जो कि पहले हरे भरे जंगलात हुआ करते थे, अब डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट सहारा डेजर्ट, जाकर आप खुद देख लें। अब मुझे नहीं पता 1-2 दिन में कुछ हुआ वहाँ पे। तो अच्छा, ओके। तो वहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं था, कोई इंतज़ामिया नहीं थी? कोई इंतजाम तो पब्लिक ओपन स्पेस हुआ ना, फिर पार्क कैसे हुआ? मतलब वो तो ऐसी बस उन्होंने बना दी। इंतजामिया क्या मतलब होगी, डेफिनेटली इंतजामिया होगी। सब हर मोहल्ले में पार्क्स जो होते हैं, मैं उनकी बात कर। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। जैसे मैं गुलशन में रहता था, हाँ जी, तो नासिर हुसैन शहीद वहाँ पार्क है। वो तो खैर ठीक यू नो दे आर बिग पार्क्स। अजीज भट्टी पार्क हो गया, नासिर हुसैन शहीद हो गया, अब इनकी तो प्रॉपर कमिटीज होती हैं। लेकिन जो हर मोहल्ले में पार्क्स होते हैं छोटे छोटे, जो गवर्नमेंट अलॉट करती है, उन पार्क्स की जिम्मेदारी आवाम की है और गवर्नमेंट की है, पार्क्स डिपार्टमेंट की है। तो मस्जिद से जाने वाले जो हमारे अंकल्स होते हैं बूढ़े, ठीक है, वो ही रोक देते हैं, वो नहीं जाने देते। पता नहीं अब किसकी सुनते हैं ये बच्चे जो गाय टहला रहे होते हैं? सुनते तो नहीं है, ये तो बात है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लास्ट अभी ये बात आपसे की थी ना जंगले वाली। देखिए, ये एक वाइब है कराची का ना, अपना एक कल्चर है बकरीद को लेके। ये आप सबने देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा। तो ये जंगले पे चढ़ना वैसे तो बड़ी अहमकाना सी एक हरकत लगती है। बिलाल भाई, आपको कैसी लगती है? जंगले पे आप देख रहे होते हैं कि एक गाय है जो जंगले के अंदर है, सबसे सिक्योर्ड, अगर उस पूरी गाड़ी के ऊपर, उस सुजुकी के ऊपर सबसे सिक्योर्ड अगर कोई चीज़ है ना, तो वो बैल है। और सबसे ज़्यादा अनसिक्योर पोजीशन में वो लोग हैं जो उस बैल को खरीद के लाए, जो कि लदे हुए हैं उस जंगले के ऊपर। ठीक है, पूरा यहाँ से 2 उधर लटक रहे हैं, 2 इधर लटक रहे हैं। अच्छा, लटकते भी बड़े बैलेंस से हैं ताकि अगर घूमे भी गाड़ी तो गिरे नहीं। 2 उधर होंगे तो 2 इधर होंगे, इतनी अकल है उनमें। और एक ऊपर बैठता है क्योंकि बाकी जगह बचती नहीं है। बैल के ऊपर नहीं, बैल के ऊपर नहीं, जाहिर बात जंगले के ऊपर। बैल के ऊपर बैठेगा तो फिर तो सबका काम तमाम होगा एक ही साथ ही। वो नहीं हो रहा। अच्छा, है क्या कल्चर, क्या है अब कल्चर? आप अच्छा मज़ेदार है, लोग इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, आपने शुरू में ख़वातीन की बात भी की थी, तो ख़वातीन भी एंजॉय करती हैं। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ भाई। मेरी अपनी जो क्या कहते हैं कज़न्स रहीं, जब हम बाहर अक्सर निकला करते थे तो उसमें ये कॉमन बात थी कि अगर हम गाड़ी पे जा रहे हैं, नॉर्मली किसी जगह के ऊपर जा रहे हैं, और बराबर में कोई ऐसी जंगले वाले आपको ट्रक नज़र आ गया या फिर सुजुकी नज़र आ गई, तो वहाँ पे लिटरली होता ही था, अरे भाई कितने का लिया? कॉमन है, लेना है नहीं लेना है कोई बात है, कुछ नहीं है, पूछना जरूर है। ठीक है, वो बोल देगा इतने का लिया, और हमेशा कम बताना होता है ताकि हाँ, बोले वाह गुड हाँ, गुड। एग्जैक्टली, वरना सीधा क्या आएगा, महंगा ले लिया, महंगा ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक कल्चर है कराची का, जो कि मेरे ख्याल से हमारे बचपन से चल रहा है और अभी तक है। अब सही है गलत है कैसा नहीं, है सही जो भी गलत है, तो होता ही नहीं है ना, छोड़ दें आप ये। मैं इस बहस से आगे निकल चुका हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं सही गलत की बहस में नहीं पड़ता। मेरे लिए इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में दूसरों का नुकसान ना करे, दूसरों का हक ना मारे। जहाँ तक किसी का हक नहीं मारा जा रहा, हार्मलेस चीज़ें, मजाक है, तफरीह, सब करें। सही है, ठीक है। बिलाल भाई, आपको कैसा लगता है बकरीद का कल्चर? जैसे हम अभी बकरीद पीक पे आने वाली है, मतलब अब अगले हफ्ते बकरीद है और अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो अभी आपको नज़र आएगा कि रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, लोग रात में गाय बैल अपने बकरे लेके निकलेंगे। मैं तो मुतवहिश होता हूँ, सीधी बात है। सही है। अब ये मार्टिन क्वार्टर्स में हम लोग बैठे हैं, यहाँ की गलियाँ निस्बतन चौड़ी नहीं हैं, तंग है। हाँ, और अब गाड़ी लेकर आए तो अब रोज़ जब आप आते हैं तो एक आध जो लोकेशन है वो ऑक्यूपाई हो जाती है, या अगर वरना ये कि गाय बकरे टहलाने हुए लोग निकल रहे हैं तो वहाँ से गाड़ी निकालना एक सही बात मुश्किल हो जाता है और थोड़ी सी। तो बस मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेरा ये जो सीज़न है ये इसमें मेरी दिलचस्पी के सामान इसमें मेरी ना होने के बराबर है। एक्सपर्टीज ना, आउट, हाँ, जो भी कहते हैं आप, मतलब मेरी दिलचस्पी नहीं है। और इसका जो आफ्टर मैथ है वो उसमें भी मैं कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्प नहीं हूँ। मैं दालखोर आदमी हूँ, तो मैं तो अपने घर में कहता हूँ कि बदमज़ा खानों का सीज़न आ गया है। आपको तिक्के पसंद नहीं है? नहीं, बास चीज़ें पसंद भी हैं, लेकिन ये क्या, मुझे अगर गोश्त ना मिले हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना तो मुझे कोई मसला नहीं। चिकन खाते हैं? नहीं, मैं खा लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे आप रोज़ दाल सब्ज़ी खिलाए तो मैं बहुत खुशी खुशी खाऊंगा। मतलब मुझे चिकन की ज़रूरत नहीं। हाँ,
गोश्त की भी मतलब जरूरत बात चीज़ें मुझे पसंद भी हैं गोश्त जैसे ले हैं नहीं बहुत मुझे कबाब पसंद है, मुझे बिहारी कबाब पसंद है जो बारबेक्यू होता है, लेकिन बकरे की चाँपें मुझसे नहीं खाई जाती। सही है। बटे और बट नहीं वो बटे नहीं। नहीं भाई। कलेजी कलेजी खा ली, मुझे बन जाती है शुरू में खा ली, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा शौक दिलचस्पी नहीं है। नहीं तो इस तरह से ये जो सीज़न है ये बकरीद से पहले का भी सीज़न और बकरीद के अब अल्लाह ताला का एक मुकर्रर करदा एक त्यौहार है, तो हम जो भी अपनी इस्तिताअत है उसमें कुर्बानी में शरीक हो जाते हैं। सही। और इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं मुझे करते। दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी बचपन में भी नहीं रही। बचपन में शायद बच्चे को तो जानवरों से होती है, तो गाय बकरी, लेकिन वो भी फिर इंसान थक जाता है। अपने घर में आ गई, अच्छा देख ली, फिर बराबर वाले घर में आ गई, वो देख ली, उसके बाद वो उस घर के कोने में भी बहुत बड़ा जानवर आया, वहाँ सब देखने जा रहे हैं, तो ये इट्स टू मच। अच्छा, आपने एक कुत्ते वाली बात बताई थी, वो क्या बता सकते हैं? आप क्यों चाह रहे हैं, मतलब बिला वजह की कंट्रोवर्सी नहीं, वो आप उस पर अलग से कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, ये मतलब ये भी नहीं है कि मुझे जानवरों से कोई अच्छा, एक जानवरों से एक मसला इस तरह से है कि मैं बचपन से एज़मा का पेशेंट हूँ, तो आप डॉक्टर के पास जाएँ तो वो पहला जो 2-4 सवाल करते हैं, उसमें एक सवाल ये भी होता है कि पेट तो नहीं है घर में, क्योंकि उसके बाज़ लोगों को बहुत एलर्जी होती है, तो वो तो कभी बहुत कम ही हुआ है कि घर में कोई जानवर। एक ज़माने में खरगोश था मेरे भाई का हमारे घर में। बाकी जो है, लेकिन मुझे जानवरों से इस तरह से दिलचस्पी है कि जब भी कोई बाहर से कोई कज़न्स आए या कोई बहन के बच्चे आए, तो मेरी हमेशा ख्वाहिश या कोशिश होती है कि ज़ू ज़रूर ले जाऊँ। अच्छा ठीक है, सही। तो मैं ज़ू जाने का आइडिया जो है वो, मतलब मैं हमेशा आई एम ऑलवेज ओपन टू। मतलब आज़ाद जानवर नहीं पसंद है आपको, कैप्टिविटी में? नहीं, अब वो गाय बकरी रोज़ ही कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं। अब वो ज़ू वाले जानवर साल में एक दफ़ा वो एक होता है, चलो भी शेर लेकिन अम्मी देख तो रोज लिया कहती हैं घर में घूम रहे हैं। और हाथी देख लिया। सही है। जहाँ तक स्ट्रे डॉग्स की बात है, अब चूँकि आपने सवाल कर दिया है, तो हाँ, मेरा ख्याल है कि डॉग्स मतलब जो पीछे लग जाएं और जो काट लें, या जो जिनकी वजह से एक घर से निकलना लोगों का अजाब हो, तो फिर ये हमारी क्या कहते हैं सूडो या कह लें आप मिसप्लेस्ड ह्यूमैनिटी है, जो जिससे इतना शोर। अब तो सिंध हुकूमत भी लाइन पर आ गई ना। इससे पहले चूँकि बख्तावर साहिबा ने कुत्तों के हक़ में बयान दे दिया था, तो हमारी सिंध हुकूमत हाँ जी हम बिल्कुल कलिंग नहीं करेंगे और न्यूट्रल करेंगे। उसके बाद केस जो है वो कम होने का नाम ही लेने लगे। तो अभी कुछ महीनों पहले मेयर का भी बयान आया कि भाई ये पॉलिसी काम नहीं कर रही, हमें स्ट्रे डॉग्स को ठिकाने लगाना होगा। तो हाँ, ये इस पे जो इतना शोर मचता है कि हाय रहमदिली होनी चाहिए, वो लाड़काना में बेचारे उस कुत्ते ने बच्चे का जो चेहरा, हाँ, तो एक भाई चूहे भी आ जाते हैं, तुम तो दवा डाली जाती है ना, मतलब इन्फेस्टेशन होती है तो करना पड़ता है। तो स्ट्रे डॉग्स इसी तरह का मैनेस है, एंड इफ नीड बी दे शुड बी कल्ड। हाँ ठीक है, सही। तो ये मेरा हसनैन, आप इस पे कुछ कह रहे थे? आई डिसएग्री विद इट। दुनिया में बहुत सारे ग्लोबल सिटीज़ हैं जहाँ पे स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पे डॉग बाइट्स के वाक़यात नहीं आते। अच्छा, इस तरह से रेबीज़ और दीगर इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। वहाँ पे एक सिस्टम निज़ाम मौजूद है। हमारे साथ मसला ये है कि हम निज़ाम की अदम दस्तयाबी को किसी भी शय की एलिमिनेशन की तरफ ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि क्योंकि हमारा निज़ाम इतना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं है कि हमें पता हो कि इस एरिया में कितने कुत्ते हैं, वो उनको खाना कौन कहाँ पे कैसे फीड करा रहा है, उनके एक प्रॉपर फीडिंग प्लेस हो। एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो मर्दमशुमारी से हमें ये नहीं पता कि एक इलाके में लोग कितने, हमें ये कैसे पता होगा कि कुत्ते कितने? बिल्कुल, लेकिन कुत्ते ज़रा निस्बतन इंसानों से कम होते हैं, तो उनकी आदाद व शुमार किए जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कुत्तों की जो अफजाइश है उसकी वजह ही है कि हम हर जगह कचरा कुंडियाँ हैं। अच्छा, अगर आप शहर में कचरा कुंडियाँ ख़त्म कर दें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम हो, तो कुत्ते, बिल्लियाँ, इसी तरीके से जो हमारी बर्ड्स हैं, हमारी इंडिजिनस बर्ड्स बहुत सारी थी, कराची में स्पीशीज़ थी, वो सब ख़त्म हो गई। अब सिर्फ कौवे और कबूतर बचे हैं, जंगली कबूतर और कौवे, जिसकी वजह से उन आउट कम्पीट कर दिया उन्होंने बाकी स्पीशीज़ को, और बाकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। तो मसला एक क्या है, जो आपने कचरे कुंडियाँ हर जगह, खुला हुआ कचरा ताफुन फैला रहा है, आप उनको कंट्रोल करें। जब आप उनको कंट्रोल करेंगे तो फीडिंग कम होगी। लेकिन इससे ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, कुत्तों को आप पकड़ें, उनको आप न्यूटर करें, ठीक है,
तो उनके अंदर वो अग्रेशन, टेरिटोरियल स्पिरिट कम हो जाएगी। सही ये है। मैं साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई नहीं मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है। तो जब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आप उनसे छीन लेंगे हाँ तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कंटेन होना शुरू हो जाएगी। ये 6 months के अंदर, 1 year 2 years के अंदर आपको दिखना शुरू हो जाएगा कराची में, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा बजट की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। जब आपके पास कुत्ते मार के, जहर देने के, उनकी लाशें उठाने के पैसे हैं, तो आपके पास इतने पैसे भी हैं कि आप एक दफ़ा न्यूटर कर दें और अपनी ह्यूमैनिटी को भी थोड़ा सा बचा लें। सो दैट इज़ व्हाट आई से। हाँ, अलबत्ता कुछ डॉग्स रेबिड होते हैं। अच्छा, मैं इस पे एक सवाल करना चाहूँगा भाई। सोसाइटी है, जी, ठीक है, मेरा अपना शहर है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ साफ पता है, सबको पता है, ठीक है, कि हमारे पास बजट के क्या हालात हैं, कितने पैसे लगाए जाते हैं और क्या कराची की सूरत हाल है। इंसानों को पूछने वाला कुछ नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। जिस जगह के ऊपर इंसानों को पूछने वाला कोई नहीं है, वहाँ अगर कोई इंसान आके खड़े होकर ये बात बोले कि भाई जानवरों को पूछना चाहिए, आपको लगती है कि ये एक आकिलाना बात है? बिल्कुल। मैं आपसे शुरू में ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर आप इंसानी और तमाम जानवरों के हुकूक को, इंसान के हुकूक नहीं है, कुचलने के बाद आप ये कहना चाहते हैं कि तो फिर ऐसे ही सही, क्योंकि ये लॉजिकल है, तो लॉजिक पर फिर आप चलेंगे तो फिर बहुत सारे अफराद ने हिस्ट्री में लॉजिकली साबित किया कि कुछ जेनोसाइड्स भी सही थे। नहीं, एक पॉइंट देता हूँ मैं, मेडिकल प्रोटोकॉल्स की बात कर लेते हैं ना इसके ऊपर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया में मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर यही होता है कि जब आपको एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि जहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो कोई क्लैमिटी आई है, ठीक है, और उसके नतीजे में बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है, कई सारे ज़िंदगी से चले गए और बहुत सारे ज़ख्मी हैं, तो वहाँ पे भी प्रायोरिटी रखी जाती है कि जो जवान है उसको पहले बचाया जाए, ठीक है, और जो बूढ़ा है जिसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ कम है उसको बाद में केटर किया जाए, ठीक है। तो एक चीज़ तो है, नहीं मैं यही समझना चाह रहा हूँ ना आपसे कि जिस जगह में आपको पहले ही ये बात मैंने बांध दी कि जहाँ इंसानों की कोई कदर नहीं है, उस सोसाइटी में या आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वहाँ पे कुत्ते बिल्लियों के लिए कोई एक बजट एलोकेट किया जाए, उनका इतना ख्याल रखा जाए, उनको पाला जाए। यहाँ तो बेचारे इंसानों को मार के चले जाते हैं, उनको लेके जाने के लिए एम्बुलेंस सही तरीके की अवेलेबल नहीं है। ऐसी सोसाइटीज़ में इतनी आइडियलिस्टिक सोच रखना अजीब नहीं लगता? आप अभी स्टूडियो से बाहर जाएं उठ के और आपके सामने कोई बिल्ली को पत्थर मार रहा हो, आप उसको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? नहीं, बिल्ली को पत्थर मारना एक अलग बात। नहीं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट। हाँ, मैं उसको कहूंगा कि यार नहीं करो, ये गलत चीज़ है। तो यहाँ तो कई इंसानों को पत्थर मारा जा रहा है। हाँ, मारा जा रहा है। जब इंसानों को पत्थर पड़ रहे हैं तो फिर बिल्ली को भी पड़े। ये कोई लॉजिक नहीं है ना, इट मेक्स नो सेंस। जस्टिफाई थोड़ी किया मैंने। हाँ, नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं उस ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करती है। किसको मारने की? हाँ, कुत्तों को मारने। देखिए, आखिरी हल यही है ना? नहीं है, ये हल नहीं है। अगर एक डॉग रेबिड है, इन्फेक्शियस है, तो ये भी तो पता है कि ये इन्फेक्टेड डॉग है। ये कैसे पता चलेगा? उसके वाज़े सिम्टम्स होते हैं, वाज़े विजुअल सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके मुंह से झाग आ रहा है, या वो इरेशनल हरकत कर रहा है, या वो बाइट करने की तरफ जो है वो उसकी इंक्लिनेशन है कि वो आपको एक्टिवली आके बाइट कर रहा है, वरना कुत्ते नहीं करते। उस डॉग को फ़ौरन आइसोलेट किया जाए, कंटेन किया जाए, क्वारंटीन किया जाए और उसको यूथनाइज। आपको लगता है इतना टाइम होता है किसी इंसान के बाद कि वो ये सब नहीं होता ना? ये आप लोग बताऊं कि आप लोग एक्सक्यूजेस दे रहे हैं अपनी हुकूमत को। भाई, मैं यार हम पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे बहुत हैं भाई। मैं आपसे एक सिंपल सा तरीका पूछता हूँ, हुकूमत को छोड़ दें, आपका घर है, आपके घर के सामने जो है कुत्ता है, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, कुत्ता है, रोज घूमता है, कोई मसला नहीं है, रोज घूमता है, आप देख रहे हैं, आता है जाता है, गाड़ी से निकलता है, नीचे से निकलता है, कुछ किसी को नहीं बोलता। आपका बच्चा मौजूद है आपके सामने, वो बाहर खेल रहा है, ठीक है, अगर कोई कुत्ता आपके बच्चे की तरफ दौड़ेगा, आप क्या करेंगे? आप हुकूमत से एक्सपेक्ट करेंगे? बिल्कुल बच्चे को बचाओ। बच्चे को तो आप बचाएंगे, लेकिन जब बच्चे को अगर कोई नुकसान हो गया खुदा ना खास्ता, तो आपका जो पहला अमल होगा उसके बाद वो क्या होगा? हुकूमत को ये कहना है कि भाई खुदा के वास्ते आओ, इस कुत्ते को देखो। Exactly. इसको I agree with you. Are you serious? I agree with you because मैंने कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात ही नहीं की। मैंने कहा अगर वो कुत्ता पूरे इन्हिमाक से भागता हुआ बच्चे की तरफ आ रहा है उसको काटने के लिए, तो इसके दो ही वजह, या तो छेड़खानी उसके साथ हुई है, या फिर ये कि वो कुत्ता रेबिड है, इन्फेक्शियस है। अगर दूसरा केस है तो उसको डेफिनेटली कंटेन करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसको यूथनाइज करें आप। लेकिन अगर वो कुत्ता इन्फेक्शियस भी नहीं है, वो नॉर्मल है, और उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है, तो मैं उन बच्चों को बिल्कुल पूछूंगा कि तुम लोगों ने क्या हरकत की है, वरना कुत्ते आमतौर पर नहीं करते। ठीक है। देखिए सर, मैं जहाँ रहता हूँ आपको पता है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मेरा आना जाना भी रात के 3-4 बजे का है।
15-20 कुत्ते लाइन लगा के खड़े होते हैं मेरी बाइक के जैसे आगे। आप गुजरते तो कहते जी। हैं इलाके गए छोड़ो जाना आई हैव नो इश्यूज इन दैट। 15-20 लाइन लगा के खड़े होते हैं। वो हल्का सा अगर मेरे पीछे आते भी हैं, मैं बाइक रोक लेता हूँ, उनकी तरफ देखता हूँ, कुछ नहीं कहते, पीछे हट जाते हैं। वो क्या कहते हैं, ओ हसनैन? वो भी कहते हैं। मतलब एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना करें। हाँ, अगर उनमें से कोई रेबिड डॉग होगा तो वो मुझे काटेगा आकर, भागेगा मेरे पीछे, और बिल्कुल हक बजाने पे इनकी बात उस वक्त के उसके साथ फिर उसको पकड़ के आपने जाहिर है क्वारंटीन करके उसको यूथनाइज करना ही है। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे। आप एक जगह तो ये कहते हैं कि भाई उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए किसी भी किस्म की ना। जी। फिर आप उसी चीज़ के ऊपर आप एक जो है वो ये हल भी उसका तजवीज़ ये करते हैं कि उनकी कैस्ट्रेशन करा दें। ये कहते हैं ना, आपको नहीं लगता ये ज्यादती है? जो पालने वाले बिल्लियाँ डोमेस्टिकेटेड रखने वाले हैं वो भी यही काम करते हैं, जिसको एक जगह पे यानी बकरों की जगह के ऊपर आप ऐब कहते हैं। मैं नहीं कहता। नहीं कहते हैं ना, आपको पता है कि हमारे यहाँ ऐब तक शुमार किया जाता है इस चीज़ को। अच्छा, आप रिलीजियस? जी जी जी, नहीं आपको पता है ये, ठीक है। वो ऐब शुमार होता है या नहीं? आप छोड़ देते हैं ना, वो बकरा छोड़ देते हैं जिसमें ये ऐब हो, और आप कोशिश करते हैं आप वही लें कि जो बिल्कुल ठीक हो, सेहतमंद हो, ठीक है। लेकिन जब आपको किसी जानवर को डोमेस्टिकेट करना है, चाहे फिर वो बिल्ली या कुत्ता हो, तो वहां आपके पास तजवीज़ ये है कि उससे ये सलाहियत छीन लो क्योंकि घर में गंदगी नहीं करे। ये आपको नहीं लगता है दोहरा मायार? बहुत प्यारी बात की आपने। आपको पता है कि दुनिया में जो वीगन्स हैं वो ये नहीं कहते कि आप मुर्गी नहीं खाओ। वो ये तो कहते हैं, आप आम फहम अफराद को ये लगता है कि मुर्गी ना खाने की उनकी एक पूरी मूवमेंट है। उनकी मूवमेंट है इंडस्ट्रियल फार्मिंग के खिलाफ। हमने कुत्तों को, जो इनकी अफजाइश है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रही है कराची में। क्यों हो रही है? इतनी पैदाइश इनकी होनी नहीं चाहिए, इनकी प्रोलिफरेशन होनी नहीं चाहिए। क्यों हो रही है? गली गली कचरा कुंडियाँ हैं। बताया है मैंने। कचरा कुंडी से क्या ताल्लुक है इसका? एग्जैक्टली। तो ये ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है। जब ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है तो उसको कंटेन करना भी ह्यूमन की जिम्मेदारी है। अच्छा, ठीक। कैसे? ह्यूमेन तरीके से। ह्यूमेन तरीका क्या है? जिसमें उसको तकलीफ ना हो, जिसमें उसकी जान, उसको जीने का हक ना छीना जाए। ये अभी उस बात का जवाब नहीं दिया आपने। जीने का हक छीनना और देना सिर्फ खुदा का काम। तो ये जो सलाहियत की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये लेना ठीक है। सलाहियत इज अ डिफरेंट, एंड किसी को जान से मारना इज अ डिफरेंट। व्हेन यू हैव ओनली द अल्टरनेट टू किल समवन। अब मैं एक अजीब सी बात करने जा रहा हूँ। आप वो जानवर, आपने पहले ही एस्टेब्लिश किया कि जानवर इंसान का ख्याल बराबरी के ऊपर रखना चाहिए क्योंकि दोनों जानदार है ना। बुनियाद आपने रखी कि जानदार हैं तो ख्याल दोनों का रखना चाहिए, सोसाइटी का पार्ट है, ज्यादती किसी के साथ ना हो, ठीक है। अगर आप जानवरों में इस चीज़ को लेवरेज दे रहे हैं कि किसी को डोमेस्टिकेट करने के लिए या उसका एक मसला हल करने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं उसके साथ और जस्टिफाइड है, तो कल को तो आपको बोल के कोई ये काम कर जाए आपके साथ और बोले कि नहीं ये तो कुछ सोसाइटी में गंद फैला रहा था, मैंने ये काम इसके साथ कर दिया, ये भी ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? जस्टिफाइड है। इसीलिए आप, मुझे पता था कि आप ये शरारत करेंगे, तो मैंने पहले ही एक मुकदमा रख दिया था आपके सामने कि ये ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है। कुत्तों की अफजाइश, पॉपुलेशन का बढ़ना, इस लेवल पे एक्सप्लोर करना, मैं ह्यूमन डोमेस्टिकेशन की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन मेड की नहीं। बिल्ली आप अपने घर में रखते हैं? डोमेस्टिक, मेरे पास कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, मैंने कभी किसी को न्यूटर नहीं कराया अपने घर में क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। लेकिन आप सपोर्टर तो है ना? नहीं, आप देखें ना, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ना उठाएं। मैंने आपसे क्या कहा? जब ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है, जब इस तरीके से अफजाइश की गई है क्योंकि हमने कोताहियाँ की हैं जिसकी वजह से आज कुत्ते, बिल्लियाँ, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा एक्सप्लोड हो गई है, तो उसको ह्यूमेन तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। सही है। और इस इंटरवेंशन में इट्स वेरी पेनलेस, इट्स नॉट समथिंग दैट इज स्ट्रिपिंग द राइट टू लाइफ फ्रॉम देम। आप कंपैरिजन पे देखें कि आप क्या तजवीज़ दे रहे हैं कि उनको मार दें। मैं कह रहा हूँ मारने से बेहतर है कि उनको न्यूटर कर। कुदरती तरीक़ेकार क्या है? कुदरती तरीक़ेकार क्या है कि आप मार दें? नहीं, आप बताएं कुदरत ने क्या किया है। आप इर्तिका की शुरू में आपने बात की थी, दुनिया कुदरत पे अगर आप जाएंगे तो फिर तो आपने जो कचरा कुंडियां फैलाई हुई है सब खत्म करें पहले। कचरा कुंडी एक चीज है, मैं बार-बार बोलूंगा, वाहिद चीज है ना। देखें, हाँ, वो एक वाहिद चीज है कि आपने कचरा कुंडी को बुनियाद बना दिया। खैर, इससे हम बाहर भी आएंगे, इसलिए क्योंकि कचरा कुंडी से तो खाने वाले या इस्तिफादा हासिल करने वाले आपके गाय बैल भी हैं जो हमारे यहाँ लेके घूम रहे होते हैं रोडों के ऊपर। आपको गाय बैल वगैरह नजर आते हैं, यही हम बकरीद के टाइम पे खरीद भी रहे होते हैं। उनकी ब्रीडिंग इसकी बेसिस पे नहीं होती। नहीं, मैं ब्रीडिंग की बात नहीं कर रहा। कुत्ते भी आके वहाँ से खाते ही हैं, कुछ और हासिल नहीं करते। नहीं, कुत्ते जो हैं उनकी सो आप कहते हैं ना कि किचन फ्लोर को साफ रखो
क्योंकि वहाँ ज़रात होंगे तो क्या पैदा होंगे, कॉकरोच पैदा होंगे, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि वो अगर किसी का किचन बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है, तो विजिबली आपको पता होगा कि वहाँ कॉकरोच की अफजाइश नहीं होगी। हाँ, एग्जिस्ट कर सकता है, 2-3 कॉकरोच फिर भी हो सकते हैं कहीं से आ गए, लेकिन अफजाइश नहीं होगी। वो उतना न्यूट्रिशन उनको बार बार नहीं मिल रहा होगा इतनी आसानी से कि वो रिप्रोडक्शन की उस सतह तक पहुंच जाए कि एक्सप्लोजन हो जाए। और दिस इज बेसिक साइंस। आप इससे एग्री करते हैं? मुझे इतनी साइंस का मेरा इल्म नहीं है, तो मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। आप करते हैं? नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ कम्प्लीटली। देखें, क्योंकि इशू फ्लोरिडा में आया था पाइथन्स का, तो वहाँ पर जो है बाय लॉ ये हो गया था कि आप पाइथन्स को मार सकते हैं विदाउट एनी इशू, क्योंकि वो ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा था। तो जब डॉग्स का भी यही सिमिलर इशू है कि किसी इंसान को वो कर रहा है, हमें पता है कि भाई इसका जो है चांसेस है कि मेरे बच्चे को काट सकता है, मेरे घर वालों को काट सकता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, आइडियलिस्टिक ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करे, मगर गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है। आप अभी कराची के हालात देख लें। अब सबसे बड़ा नंबर 1 इशू हम ये बना लें कि यार रोड छोड़ें, ये छोड़ें, सब कुछ छोड़ें, अभी नंबर 1 फोकस ये है हमारे डॉग्स का। ये किस प्रायोरिटी के अंदर आएगा हमारे? बात ये आती है सबसे पहले। अभी हमारी बिगर प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, तो हम लोग पहले उसको लें, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप हम नीचे चलते रहे। आई एग्री कि इनको इस तरीके से मार देना नहीं होना चाहिए, मगर पहले ह्यूमंस के तो राइट्स मिल जाए यहाँ पे। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ जो आपने कहा। थैंक यू। एक मसला ये है कि रेबीज़ की वैक्सीन तक तो हमारी हुकूमत ने अवेलेबल की नहीं है। अभी कुछ 1-2 महीने की बात है, मैं जहाँ एक जगह काम करता हूँ, वहाँ के ऑफिस बॉय के छोटे भाई को कुत्ते ने काट लिया। वो लोग सिविल अस्पताल गए, वहाँ इतनी इमरजेंसी, वहाँ नंबर ही नहीं आ रहा, और वो मतलब एक गरीब फैमिली पहले सिविल भागी, और वहाँ 2-3 घंटे रुलने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, फिर वहाँ से जिना भागी। और जिना भागी तो बस उन्होंने धो दिया, और उन्होंने एक पर्चा लिख कर दे दिया कि भाई ये बाज़ार से जाके ये इंजेक्शन लगा दो। वो, और वो भी पता नहीं कितना कोर्स होता है, 8-10 इंजेक्शन होगा, और वो एक इंजेक्शन 2,500 हज़ार का। तो ये तो फ्री में ये काम सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए, जो कि हमारी हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया। जैसे न्यूटर की बात कर रहे हैं, तो ये 2 साल पहले या जो भी, जब बख्तावर भुट्टो ने इंटरवीन किया था और सिंध हुकूमत ने उनको खुश करने के लिए ये पॉलिसी बना दी थी, तो आप इम्प्लीमेंट करते ना। आपने पता नहीं, आपने की और नाकाम हुई, पहली बात तो ये, या फिर आपने की ही नहीं। मैं तो इतना खुश गुमान नहीं हूँ सिंध हुकूमत से, और पता नहीं है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं बिल्कुल भी खुशगुमान नहीं हूँ। तो फिर हमारे मेयर ने, अभी कुछ महीनों पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि भाई ये कुत्ते का मसला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब हमें कलिंग की तरफ जाना होगा। वो भी नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन रेबीज़ के केसेस हर कुछ दिनों बाद, हर कुछ हफ्ते के बाद खबर आती है कि फुल ब्लोन रेबीज़ में कोई शख्स डायग्नोज हो गया है, और उसे हॉस्पिस केयर में। और रेबीज़ कितनी तकलीफ दे बीमारी, इलाज हो नहीं सकता, फर्टिलिटी, और इंसान खुद, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह सकते कि पता चला आपने किसी को काट लिया। अब आप मुझे बताएं, बड़ी थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग दिस, क्योंकि रेबीज़ का जो मसला है, मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा सुनाता हूँ जो कि सबसे मुमताज़ है, डिफरेंट है अब तक। सही है। आज से 4-5 साल पहले की बात है, हम गए थे मरी, और मरी के ऊपर एक खुसूसी जगह है जहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर हम गए थे। आई वोंट डिस्क्लोज द नेम। तो फैमिली के साथ हम गए थे वहाँ पे। तो इट्स नॉट फॉर पब्लिक एक्सेस। वो जंगलात प्रोटेक्टेड है, और वो ऐसे जंगलात हैं कि वो घने जंगलात हैं। लाइक वहाँ पे आम इंसान, क्योंकि उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बनाया हुआ। आई वेंट देयर, मैं छोटा था उस वक्त, तो वहाँ पे जो बंदर होते हैं, मंकीज़ भी बड़े एग्रेसिव टाइप के थे वहाँ पे, उनको मैं खाना खिला रहा था, ठीक है। और खिला क्या रहा था, मैं खुद खा रहा था और वो आके छीन रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई तुम भी मेरे शराकतदार बन जाओ। तो हुआ ये कि उसने ना मेरी टांग पे झपट्टा मारा, और उसने मेरी टांग को पकड़ा अपने नाखूनों से, और मैं जीन्स पहने था, और क्योंकि बर्फ़ थी तो मैं डबल जीन्स पहने था। और फिर उसने लाइक ऐसे बाइट करने की कोशिश की मेरी लेग पे, तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, बर्फ़ थी, वैसे भी सुन हो गया होगा जो भी होगा। मैं वापस होटल आया अपने, और मैंने जब नहाने के लिए गया तो मैंने कहा खून बह रहा है, तो उसके बाइट मार्क्स थे। अब एक ऐसी जगह पे जो जंगलात में, आप एक मंकी, रीसस मैकॉक, दैट उसका वो होता है स्पीशी नेम। आई वाज लाइक व्हाट, एंड देन मैंने अम्मी अब्बू को नहीं बताया क्योंकि वो मुझे डांटते। तो मैं भागता हुआ उसी बर्फ़ में, घुटनों तक की बर्फ़ थी, वहाँ पे आगे एक आर्मी का चेक पोस्ट थी हेल्थ की,
मेडिकल फैसिलिटी। मैं वहाँ गया, मैंने कहा यार आपके पास, उन्होंने कहा ओके हमें कभी नहीं किया आपको। मैंने कहा क्योंकि मुझे शायद घुसने की आदत है ज़्यादा एनिमल्स में। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने मुझे उस वक्त टेटनस का तो लगवा दिया। उन्होंने कहा अब आप कराची जब जाएंगे ना तो कराची में ही आपको मिलेगा रेबीज़ का, आपको एक कोर्स करना होगा। मैं कराची आया, फ़्लाइट थी, कराची आया, फ़ौरन ही पहुंच गए। कराची में मैं गया आगा खान हॉस्पिटल, सॉरी हमारे पास रेबीज़ का नहीं है मेडिकेशन। और उन्होंने कहा नहीं वी हैव इट बट लाइक 17,000 का एक इंजेक्शन और उसके 8-10 कोर्स होते हैं, तो 17 × 8 करें। आई वॉज लाइक नो, आई वुड रादर डाई फ्रॉम रेबीज़। अगर तो है, देखिए ज़रूरी नहीं होता, वैसे ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि उस बंदर में रेबीज़ हो, अगर होगा तब ये सब कोर्स, लेकिन एक प्रिकॉशनरी मेजर पे आपको करना है। लेकिन मुझे तो करना था ज़ाहिर है, क्योंकि फिर और भी बीमारियाँ होती हैं क्योंकि आप जैसे आप टेटनस लगाते हैं। हाँ, फिर मैं उसके बाद लियाकत नेशनल नहीं है, ये कराची का हाल है रेबीज़ को लेकर। अब मुझे अभी का नहीं पता, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है। फिर दारुल सेहत है जौहर में, मैं एवं ही चला गया। मैंने कहा यार आगा खान में नहीं है तो यहाँ क्या होगा। दारुल सेहत गया, वहाँ पे मिल गई। डाओ में भी थी जो ओझा कैंपस है, वहाँ पे। फिर मैंने उसका पूरा कोर्स किया। वैसे मैं जब ER में गया तो उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड, मैंने कहा मंकी लाइक बाइट। लाइक व्हाट, द डॉक्टर वाज लाइक ओके वेट, मैं सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ व्हाट टू डू विद इट। तो उन्होंने फिर वही कोर्स पूरा मेरा कंप्लीट हुआ। बट थैंक गॉड वो ज़ाहिर है मंकी रेबिट नहीं था, और अगर था भी तो, और आप लकीली आपको वो चीज़ मिल गई। वो मैं लेकर अपने घर पे आया, वो शीशी मेरे पास आज तक रखी है उस मेडिसिन की। वो कितने की मिली ये तो बताएं। हाँ वो 6,000 की, 17,000 से 6,000, हाँ इस तरह की थी, और वो थी मेड इन इंडिया। ओके। तो मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान 70-75 साल में कुत्ते के काटने की दवा नहीं बना सका, और हम वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे हालात ख़राब होते हैं, मुझे अभी समझ आया उन दिनों इंडिया से हालात ख़राब थे, बॉर्डर बंद थे, तो वो दवा नहीं आ रही थी, तो बच्चे पाकिस्तान में मर रहे थे सिसक के। जस्ट इमेजिन, आपका सप्लाई चेन, आपकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स कितनी हैम्पर्ड हैं कि हम एक डॉग बाइट को ट्रीट करने के लिए हमारे पास मेडिकेशन नहीं है। और फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास, सही आप सही कह रहे थे, बल्कि मैं आपसे अग्री करता हूँ कि क्या हसनैन साहब, क्या ख्याली दुनिया में कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, उसको पकड़ें, उसको हम न्यूटर करें, उसके लिए हम क्वारंटीन सेंटर्स बनाएं। ये मुल्क अनफॉर्चुनेटली उन गधों के हाथ में, गधा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, आई एम सॉरी, इतने हुक्मरान, सारी पार्टियाँ ये जो बारियाँ लगाती हैं, सब पार्टियाँ इतनी, इनके मिनिस्टरों के बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड के करोड़ों की इनके पास पैसे हैं। इनके उस वक्त इनके फ़ंड्स कम नहीं होते। कराची की सड़कें बनाने के लिए फ़ंड्स कम है, खड्डे फिल करने के लिए फ़ंड्स कम है, जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए इनके पास फ़ंड्स कम है, रेबीज़ की दवा बनाने के लिए फ़ंड्स नहीं है इनके पास। लेकिन ये सारी इनके बच्चे हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में करोड़ों रुपए के डोनेशंस पे जाते हैं, पढ़ते हैं। इनके घरों में जो गाड़ियाँ हैं, इनके गाड़ी का फ्यूल का खर्चा, इनके गार्ड्स का खर्चा, इनके दिन के अय्याशियों का खर्चा। आई एम सिक ऑफ ऑल द पार्टीज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अलाइशों के हवाले से आपका क्या ख्याल है? आपको ये भी तो नज़र आता होगा ना, वहाँ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप भी जानते हैं, मैं गुजरता रहता हूँ जहाँ पर रहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी आगे की तरफ जहाँ जितने गोट हैं वहाँ ये मसले मसाइल हैं अलाइशों के। ठीक है, अभी पहला ही दिन गुजरेगा, उसके बाद आपको रोड के ऊपर लोगों से ज़्यादा अलाइशें मिलेंगी। ठीक है, फिर कुछ लोग उसको पका के खाते भी हैं। अलाइश मीन्स के जो आपका अंदर से पेट, इंटेस्टाइन वगैरह जानवरों के निकलते हैं ना, तो हमारे यहाँ होता क्या है कि जहाँ गिराए जाते हैं, वो कह रहे थे वो भी वहीं से निकलता है। जो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको पसंद है या अच्छा, ये भी बड़ी एक मायूब सी, मतलब मुझे नहीं समझ आता, ये वाकई बड़ी अजीब बात है। लोग शौक से खाते हैं। मैं अपने घर के अंदर भी ये बात करता हूँ, इसमें मेरी अपनी फैमिली भी शामिल है, मैं किसी को अलग नहीं कर रहा, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे हसनैन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार अल्लाह ताला ने जानवर के अंदर आपको गोश्त दिया है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं कि अमाइनो एसिड्स वगैरह ये सब जो आपको फ़ायदेमंद है, वो भी कंट्रोल्ड वे में। रेड मीट आप सबको पता है, आप अगर अनकंट्रोल्ड वे के अंदर खाएंगे आपको नुकसान देगा। ठीक है, डॉक्टर भी मना कर देता है आपको कि आपने नहीं खाना है, कंट्रोल करना है। गोश्त छोड़ के, मतलब गोश्त तो हो गया, एक बात है जो खाने की है, जानवर की और कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं खाते? यार हर चीज़ खाते हैं। पाए खा रहे हैं, ज़बान खा रहे हैं, पोटा खा रहे हैं, इंटेस्टाइन खा रहे हैं, आंखें खा रहे हैं, दिमाग खा रहे हैं, मगज़ खा रहे हैं, हड्डियों तक को पानी में उबाल के कहते हैं इसमें इतनी ग़ज़ायत है कि वो गोश्त में कहाँ, तो फिर जानवर क्यों गिराया?
ठीक है, और वो खा रहे हैं, वो हर चीज़ खा रहे होते हैं, एवरी सिंगल थिंग इज़ कंज्यूमेबल पाकिस्तान के अंदर, कुछ नहीं छोड़ते। इवन जो पोटे वोटे लोगों ने छोड़े हुए होते हैं कुछ जगहों पे, मैंने वो भी पकते हुए देखे हैं, और वहाँ से इतनी गंदी स्मेल आती है कि आप उस जगह पे खड़े नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते, और लोग वो चीज़ खाते हैं। कैसे खाते हैं, आई हैव क्लियरली नो आइडिया। कैसे हो रहा है, नो आइडिया। इसकी हिस्टोरिकल रूट्स में अगर आप जाएं तो ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ऑर्गन मीट कंज्यूम करना शुरू किया था पहले ज़माने में। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सकर्जन होती थी, मतलब लोगों को ना बहुत कुछ एक दिन में करना होता था, हंट भी करना है, भागना दौड़ना भी है, बहुत लंबे लंबे सफ़र पैदल करने हैं। तो ऑर्गन मीट में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, डेंस होता है। जैसे लिवर है या किडनीज़ हैं, बिकॉज दे फ्लश द ब्लड एंड वाटर ऑफ द बॉडी, तो जितना न्यूट्रिएंट है वो उसमें डिपॉजिट हो जाता है। तो आपके बॉडी का जो न्यूट्रिएंट बैंक है वो लिवर है, ठीक है। तो इसलिए लोग लिवर खाते थे कंपेयर टू मसल मीट, बिकॉज वो लिवर कम क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको दे देता है। सही। तो ऑर्गन मीट इसलिए उन कल्चर्स में ज़्यादा आया जो कि पहाड़ी हैं या फिर रेगिस्तान में रहते हैं। इवन रेगिस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं, लेकिन जो शहरी अर्बन इलाके हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना भागना दौड़ना इतना कम हो गया, तो हम कन्वीनियंस की तरफ चले गए, विच इज़ लाइक मीट विच इज़ फ्लेवर में थोड़ा कम होता है, क्योंकि ऑर्गन मीट बहुत फ्लेवर में इंटेंस होता है। फ्लेवर में कम होगा, न्यूट्रिएंट में भी कम होगा, लेकिन कन्वीनियंट टू ईट। आप खाते हैं? आई डोंट ईट ऑर्गन मीट। फिर क्या खाते? आई फेवरेट डिश क्या है, मतलब बकरीद में क्या सबसे इम्पोर्टेंट होता है? फेवरेट डिश मेरी, यार आई लव देसी फूड, सो आई लव नहारी। निहारी पकाते हैं, मतलब निहारी मतलब आपको ऊँट का गोश्त दरकार होता है बकरीद के बाद? नहीं, ऊँट का नहीं, बीफ का भी हो नहारी। यार वैसे निहारी तो पर्टिकुलरली ऊँट का तो नहीं आता हमारे, अब कहाँ से आएगा? नहीं, आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है। हम कोई है तो भेज दीजिए। अरे मैं बता दूंगा, आप चले जाएगा, आपको दे देंगे, कोई मसला ही नहीं है। बल्कि ये तो सबसे, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट जेडीसी चले मिल जाएगा। जेडीसी तो सबसे ज्यादा तो निहारी थोड़ी बांटते हैं। नहीं तो गोश्त तो दे रहे हैं, निहारी आप खुद पका लें, इतनी मेहनत तो आप कर सकते हैं बकरीद के बाद। मतलब मुझे ना वो जो रेस्टोरेंट्स वाली होती है, होटल वाली, जो जावेद है, क्योंकि मेरा तो बचपन ही वहीं पे हुआ है पूरा, जावेद नहारी और ये सब, ये बड़ी पसंद है मुझे। एक और भी है, मेरा दोस्त मुझे वहाँ ले जाता था, सदर में एक है अंदर। अच्छा, ये एक कल्चर है हमारे यहाँ कि बकरीद के फौरी बाद, मतलब बकरीद एक इवेंट तमाम होता है, फिर एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू होते हैं हमारे यहाँ, दावतों का सीजन। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, बारबेक्यू वाला सीजन, ठीक है। गोश्त ठिकाने लगाना होता है। अच्छा, ये वाकई फ्रीजर भी तो खाली करना होता है। ये बिल्कुल सही, पूरा इतनी लोड शेडिंग है। हमारे यहाँ चौथे दिन ईद के आप आएंगे, गोश्त नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हम सब बांट देते हैं पहले दिन ही, दावत और सब कुछ बांट। ठीक है। दावत में क्या पकता है? बारबेक्यू। जो पहले ये तो तय है, मतलब ये स्टैंडर्ड एक ऐसा मील है जो सभी खाते हैं मेरे ख्याल से। हमारी जो टीम पीछे बैठी है वो भी हंस रही है, क्योंकि वो भी इस बात से एग्री कर रही है कि भाई ये एक स्टैंडर्ड है। आप भी खाते होंगे? जी, दूर रहते हैं लेकिन फिर भी खाते हैं? नहीं, मैं कभी कभी उसमें टीम में भी शामिल हो जाता हूँ, पकाने वाले में। पुरोने में। सबसे इंटरेस्टिंग काम आपको क्या लगता है इस पूरे मेरा जो एक काम जो मेरा घर में होता है वो हंटर बीफ को गोदना होता है। ओके। वो जो गाय का सबसे, वो कभी कभी होता है कि हम चूंकि बाहर से होता है तो कभी कभी वो आता ही नहीं है, वो उसको काट के सही है, बराबर कर चुके हो कि हम उनको पहले से कह देते हैं कि जितने बोटे निकल सके वो आप निकाल दें, लेकिन वो कभी वो बात मानी जाती है, कभी नहीं मानी। तो वो जब हो जाता है तो उस पर नमक और सिरका करके उसको सीखों से गोद रहा है। तो ये काम मतलब रिवायती तौर पर मुझे कई सालों से मुझे मिलता आ रहा है, तो वो अज्यूम कर लिया जाता है, मैं कर भी देता। चलिए ज़बरदस्त। आप क्या बनाते हैं? क्या है ऐसा कुछ बनाते हैं खुद आप? भाई हर बंदे का होता है, जैसे मैं हूँ, मुझे कढ़ाई बनाने का मजा। बर्गर्स बनाते हैं? हाँ। बीफ पैटी, और उसमें थोड़ा सा फैट कंटेंट ज़्यादा रखता हूँ। ओ जूसी बर्गर, मतलब ज़ाहिर बात है फ्लेवर आना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें मैं सैंडविचेस बनाता हूँ। मैंने अभी नेटफ्लिक्स पे वो देखना शुरू किया है, 5 स्टार शेफ, बड़ा अच्छा सीरीज है। तो उसमें ना वो ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट जिनको तो हमें नाम भी नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि धनिया पुदीने को आड़ा टेढ़ा करके ना थोड़ा सजा वजा के ना ऐसी पूरी प्लेट बनाता हूँ अपनी फाइन डाइन वाली, जिससे पेट तो नहीं भर सकता आपका, इतनी सी होती है, बट लाइक विजिबली एस्थेटिक, एंड लाइक यू फील लाइक फॉर अ मोमेंट दैट यस I'm a billionaire or millionaire or something like that. वो खाता हूँ। फिर दूसरा एक छोटा सा, या फिर डेजर्ट्स में कुछ बना लेता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा, उसमें साइड में एक कतरा किसी चीज़ का टपका देता हूँ, एक पुदीना रख देता हूँ। सही। अच्छा उसामा, आप बताएं आप क्या बनाते हैं? आप दुबई में रहे हैं, दुबई में भी ऐसे ही कल्चर है? नहीं, इतना नहीं है बकरीद का इस तरीके से कि गोश्त इतने बट रहे हैं, क्योंकि उसमें हिस्सा होता है, लिमिटेड गोश्त आपके पास आता है, वो ख़त्म हो जाता है विद इन 2-3 वीक्स।
ठीक है, एक बारबेक्यू हो गया, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान में हमारा कल्चरली इस तरीके से हुआ है कि बारबेक्यूज़ भी होना है, ये सब कुछ भी होना है, वहाँ वैसा नहीं था। हाँ हाँ। अच्छा, अरब ममालिक में ये मंदी मदबी का बहुत रुझान है, और जी। ये भी ज़ाहिरी बात है, बड़ा गोश्त ही है ज़्यादातर जी। खाने वाला, तो उसके बावजूद ये बकरीद के बाद ज़्यादा एकदम वो तो पूरी ईयर ये चल रहा होता है उनका। पूरा हाँ, उनका बियर तो ही है वो तो वहाँ, इसलिए नॉर्मल उनके लिए नॉर्मल है। जैसे हमारे लिए बिरयानी है, उनके लिए वो है, वो ओके। मतलब बकरे का सर आपको कभी मिल जाएगा, कभी आपको पूरी रान मिल जाएगी, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है उनके तो ये लिए। सिर्फ हमारे लिए ही है यहाँ उनकी पे मंदी आ specific। रही है। ठीक है। व्हाट डू यू डू? आप अकेले रहते हैं कराची के अंदर? अभी तो नहीं, फैमिली वापसी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, मगर होता है 6 मंथ्स फैमिली वहाँ होती है, 6 मंथ्स यहाँ पर होती है। तो व्हाट डू यू डू? पहले होता था, अभी तो हमारी दादी का इंतकाल हो गया। उनका था कि वो हमें डिश बनाती थी, हमारी ये फैमिली सिर्फ एक डिश होती है स्पेसिफिकली, हम उसको कहते हैं ग्रेल। ग्रेल नॉट ग्रिल, ग्रेल स्पेसिफिकली वो होती है, चर्बी में पकती है और खड़े मसाले उसमें लगते हैं और कुछ नहीं होता उसके अंदर, सिरका के साथ दे देते हैं वो। ओके। दैट्स माई फेवरेट। मतलब वो, मतलब आपको मैं बताऊं कि उसकी एक्साइटमेंट होती खाएंगे किससे, चावलों से या रोटी से? है। नहीं, डायरेक्ट। ओह हाँ, ओके, direct रॉ, उसमें, मतलब मतलब पकता है ऑब्वियसली। हाँ, मतलब रॉ से मुराद ये नहीं है हाँ। मेरा, मतलब कोई साइडेड नहीं है उसके नहीं, साथ? कुछ नहीं है उसके साथ, सिरका होता है ताकि थोड़ा हजम हो जाए। ओके। और मैं पर्सनली तो जैसे बिलाल भाई बताए थे कि वो दाल पे हो जाता है, मेरा ये है कि दाल कभी कभार चल जाए, गोश्त ज़्यादा हो। कॉन्ट्रडिक्शन है ये, बिल्कुल उल्टी जा रही है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब मज़ेदार एक ये बात है यार, ये हिस्सा मुझे ना जानना है आप सबसे भाई, मेरे लिए तो बड़े मज़ेदार चीज़ होती है जब भी बकरीद और नमाज़ पढ़ के आप बाहर आएंगे, ठीक है, बकरीद में नमाज़ पढ़ के आप आए तो सारे बच्चे भागते हैं कि इलाके का सबसे बड़ा बैल कहाँ गिर रहा है, और तकरीबन सबको पता होता है कि यार कौन सी गाय थी, किसकी थी और वो कहाँ गिर रहा है। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ये नहीं होती कि गाय कौन सी बड़ी वाली गिर रही है, उससे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है यार गिरा कौन रहा है। ठीक है, गिरा कौन रहा है, गिरेगी कैसे, सारी एक्साइटमेंट ना इस चीज़ की है, ठीक है, और किसी चीज़ की नहीं है। आप लोगों के यहाँ ऐसा कुछ हुआ है मामला कि जब आप देखने गए हो तो वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ हो? मैंने देखा है, आप बताइए, आप लोगों ने देखा है कभी इस तरीके कुछ, कुछ हुआ हो, बड़ी बड़ी गाय देखने के लिए या कटवाने के लिए गए हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? बचपन में हम लोग एक फ्लैट में रहते थे यूएई के अंदर, तो वहाँ नीचे सामने एक ग्राउंड होता था, तो वहाँ पर अक्सर जब लीगल था कि कोई भी आकर काट दे, कुछ भी कर ले, तो वहाँ पर बहुत सारी गाय कटती थी। तो बचपन में देखा था, एक ब्लैक कलर की गाय थी, उसको काटा, वो उड़ गई और पीछे भागना शुरू हो गई। लोग दरख्त पे चढ़ना शुरू हो गए, ये हो गया, वो हो गया। गलत था, नो डाउट, बहुत गलत था, मगर हम लोग के दिमाग में वो आ गया था कि गाय तो बड़ी ख़तरनाक जानवर होता है। वो चीज़ आज तक मेरे अंदर है। और वो खौफ आपके दिल में? मुझे हाइट पे मत जाए, बॉडी में मत जाए, गाय अगर भागेगी मैं 2 किलोमीटर दूर होऊंगा, पहले भाग चुका हुआ, मैं ऊपर खड़ा होऊंगा फ्लैट के, कहा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो रहा है नीचे, ये वाला मामला है। मजाक ही नहीं है गाय का। जाते ही नहीं है, नहीं, हाथ लगा लिया ज़्यादा, उसने ये कर लिया, गायब। सही है, ऊपर घर में बैठा हुआ मैं। सही है। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी, देखा है क्या हुआ है? कभी गाय ऐसे आप गए हों, आपने कुर्बानी होते हुए देखी हो और वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट देखी तो जाहिर है, लेकिन इंसिडेंट? नहीं कोई, आई डोंट पार्टिसिपेट। मैं जाके वहाँ पे देख तमाशा नहीं लगाता, हो जाए तो हो जाए। क्या मैं क्या तमाशा देखने जाऊँ मैं कि गाय कट रही है? किसी को पता थोड़ी होता, लोग जाके खड़े हो मैं जाते। नहीं, मैं एंटिसिपेशन है, मैं नहीं खड़ा होता। नहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं है वहाँ, आप तो रो रहे होते हैं। सॉरी, मैं भूल गया था। नहीं, ये तो बचपन की बात थी जब मैं रो रहा आज आप नहीं था। रोते? आई एम इंडिफरेंट, जैसे उन्होंने कहा ना बिलाल भाई ने, आई एम इंडिफरेंट। अच्छा, आपका भी I don't इतना go वो out। रुझान नहीं? ईद पर वैसे भी, ईद के पहले दिन, आई एम सॉरी टू से, बट हमने ईद को अगेन रहमत से जहमत बना दिया है। हर जगह खून, हर जगह ताफुन, ये तो बदबू, इन्फेक्शंस, बिल्कुल ऐसे ही सही है, ये इतनी बात। गलाजत फैला दी है उसको। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ सही है हमारे हाँ, लिए। बिल्कुल सही है। इस बात को तो मैं भी बिल्कुल 100% आपसे एग्री करूंगा कि किसी के लिए आपकी कोई भी चीज़, कोई भी प्रैक्टिस जहमत नहीं बननी चाहिए। अब जैसे इन्होंने कहा ना कि यूएई में बेहतरीन तरीका है, इसी तरह अब हमारी सोसाइटी में भी यही होता है कि अच्छा। हमारी सोसाइटी में गलियों में ये सब चीज़ें नहीं होती। एक ख़ास मुख्तस जगह है, वहाँ पे होगी। किसी को बहुत ज़्यादा शौक है, जाकर वहाँ वहीं पर देख ले, लेकिन आपके घर के आगे खून और गंदगी नहीं पड़ती। अच्छा, मैं जिस जगह पे था तो वहाँ नुमान रेजिडेंशिया, शायद आपने देखा हो, जो 3 ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वही पीछे की तरफ, न्यू रिजविया की साइड की तरफ, वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही है कि एक स्पॉट है उनका जहाँ पे सारे जानवर बनते हैं, और उसी स्पॉट के बाद वहीं पे जो है वो सबकी कुर्बानी होगी, और लिटरली एक दिन के अंदर वो पूरा एरिया जहाँ पे कुर्बानी होती है वो 3 दफ़ा धुलता है। तो मैंने वहाँ पे कम से कम ये चीज़ नहीं देखी, विच आई रियली कि भाई ये एक ऐसी प्रैक्टिस है उनकी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, यार साफ़ सुथरी चीज़ें रहती हैं।
ठीक है। अच्छा, अब आखिरी कुछ रिमार्क्स मैं आपसे लूँगा कि यार बकरीद को लेके आपके जहन में, जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ बकरीद, तो आपके जहन में क्या आता है आपने सिर्फ ये बताना है, ठीक है। आप अगर किसी के मुंह से सुनते हैं बकरीद तो आपके जहन में क्या आता है वो चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। एक एक करके। हसनैन सबसे पहले आपने बतानी है। कल्चर। कल्चर। बिलाल भाई? गाय बकरी। सही है। उसामा? ग्रिल। 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 भाई मेरे जहन में फ़िलहाल तो यही एक पॉडकास्ट आया था और मेरे ख्याल से इसी के साथ हमें ये पॉडकास्ट जो है ना वो एंड करना चाहिए। इंशाल्लाह आई होप कि ये कन्वर्सेशन में कई सारी बातें, कुछ सारी झड़पें भी हैं, वो भी आपको नज़र आएंगी। गाय बैल बाहर लड़ रही होती हैं, हम पॉडकास्ट में थोड़े से लड़ लिए, कोई मसला नहीं, एंजॉय करें। आई होप कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे, ठीक है, और आपको भी इस तरीके के इवेंट्स, सिक्का पार्टी वगैरह सब एंजॉय करने के लिए मिले। इंशाल्लाह इस टेबल के बाद हम भी इसी तरीके से बकरीद में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। आप लोग भी ईद मुबारक बोल दीजिए, फिर हम इनको सी ऑफ कर लेते हैं। ईद मुबारक। पार्टी वार्टी हो तो फिर ओके भाई हसनैन, आपसे वहाँ मिलेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।